हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में हाइड्रोमीटर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। जो बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें हैं वो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं उसमें होंगी। ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस की बात करें उसमें करते क्या हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इस बात को बता दूं कि जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है ना, हाइड्रोमीटर, जो मैंने ये बनाया हुआ है इधर, ये एक्चुअली किसी भी लिक्विड चीज की डेंसिटी को जानने के लिए यूज किया जा सकता है। हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारी सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को जानने के लिए, राइट। हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। किसकी? सॉइल सस्पेंशन की, हमारे केस में। पर इन जनरल अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स से हटकर बात करूं तो ये मान लीजिए अगर कोई बिटुमन का कुछ मेरा राइट साइड पे कुछ है, बिटुमन आया मेरे पास, उसका मुझको जानना है कि इसकी डेंसिटी जो कॉन्ट्रैक्टर ने बताई है क्या एक्चुअल वो है कि नहीं, तो उसके लिए भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। पर हम हमारे सॉइल मैकेनिक्स के केस में इसको सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को कितनी है वो उसको जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट पे आऊं तो दैट इज बॉटम ऑफ हाइड्रोमीटर। जो ये मैंने हाइड्रोमीटर बनाया हुआ है, जो ऊपर से एक लाइन सी आ रही है, फिर नीचे होकर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड देन अगेन इट टेपर्स ऑफ एट द बॉटम, है ना। इसकी अगर मैं बात करूं, जो मैंने ये बनाया हुआ है हाइड्रोमीटर, ये दिस इज वेट मतलब इसके नीचे वेट लगा हुआ है। ठीक है। जैसे हम जिम में वेट लगाते हैं, राइट, वो भी क्या होते हैं? वेट होते हैं। बस ये थोड़ा डिफरेंट वेट है। उसका मतलब यही है कि उसके नीचे बॉटम, किस पे क्या है? बॉटम ऑफ हाइड्रोमीटर, मतलब उसके नीचे बिल्कुल जो उसका निचला पोर्शन है वहां पे बॉटम ऑफ हाइड्रोमीटर इज वेट। उसके बॉटम पे एक वेट लगाया हुआ है। कौन सा? विद मर्करी और लेड शॉट। मर्करी, ये जो मर्करी का आपको पता है ये साइन होता है Hg, लेड का आपको पता है Pb साइन होता है। मर्करी या लेड का एक शॉट लगाया होता है नीचे, राइट। एक वेट लगाया होता है मर्करी या लेड का, देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो क्यों लगाया होता है? टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इट्स अपराइट पोजिशन। मतलब ये कि अगर हमें हमारे हाइड्रोमीटर से डेंसिटी को नापना है कि वो कितनी है, तो उसके लिए उस लिक्विड में तो डालना पड़ेगा ना जिसकी डेंसिटी देखनी है। हमारे वाले केस में हमें सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी देखनी है, तो सॉइल सस्पेंशन में तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो उसकी डेंसिटी निकलेगी। तो जब हम हमारे इस हाइड्रोमीटर को इस सॉइल सस्पेंशन में डाल देंगे जिसमें मेजरली पानी होगा, कुछ सॉइल होगी, तभी उसको हम सॉइल सस्पेंशन कह रहे हैं। तो जब हम इसको इसमें डाल देंगे तो ये सीधा खड़ा रहे, ऐसे ना हो जाए कि हमने डाला टेढ़ा हो गया, राइट, अपनी स्टेबिलिटी लूज कर जाए। जब हम रख रहे थे थोड़ा सा हमसे रखते हुए थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे बीच में कहीं गिर गया, कहीं मतलब सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा। कहने का ये मतलब है, राइट, अगर इसकी स्टेबिलिटी होगी हो सकता है ऐसे रह जाए, हो सकता है बीच में गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हमने इसको अच्छी तरह स्टेबल पोजीशन में इसको ऐसे डिजाइन किया कि ये सीधा खड़ा रहे, ऐसे डाला, थोड़ा सा बाई चांस हमसे जब हमने इसको डाला थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर ही अपनी स्टेबिलिटी में वापस आ जाए। अपनी जो वर्टिकल ये पोजीशन है ना, अपराइट पोजीशन इसको जो मैं कह रहा हूं, उसमें ये खड़ा रहे, उसके लिए हम करते हैं क्या? मर्करी या लेड शॉट का वेट इसके नीचे लगाते हैं। उससे होता क्या? उससे एक्चुअली ये हो रहा है कि जो वेट है, हमने एक पर्टिकुलर वेट को, मर्करी या लेड को नीचे लगा दिया, उससे ओवरऑल वेट हाइड्रोमीटर का नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मैंने नीचे एक इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक भारी वेट को, कंपेयर टू जो हाइड्रोमीटर का वेट है उसके कंपेरेटिवली एक भारी वेट को नीचे लगा दिया,
तो ओवरऑल सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधी नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट, जो मर्जी कह लो आप, एक ही रहेगा इस केस में, वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? नीचे एक मैंने वेट कॉन्सेंट्रेट कर दिया इस जगह पे, नीचे को शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर नीचे को शिफ्ट हो गया, ओके, देन आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को, मान लीजिए शिप ही है, शिप का डिजाइन भी ऐसे किया जाता है, राइट, जो एक देश से दूसरी देश में शिप्स जाती है, हमारी नेवी की शिप्स, पैसेंजर शिप्स, सभी का जो डिजाइन होता है तब स्टेबिलिटी की बात की जाती है, ठीक है। हाँ, पैसेंजर शिप और वॉरशिप में डिफरेंस होता है स्टेबिलिटी का, कि वॉरशिप में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इन चीजों का राइट डिफरेंस होता है। पर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि जो स्टेबिलिटी है ना किसी भी चीज की, कि वो सीधी खड़ी रहेगी, थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो गया तब भी वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। ये डिपेंड करती है कि उसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दिया, पानी या लिक्विड इन जनरल, उसमें हमने डुबो दिया, तो उसमें जब हमने इमर्स कर दिया तो उसका जो सेंटर, ये जो मान लीजिए जब जैसे मैंने, ये मेरा सॉइल सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें मैंने अपनी हाइड्रोमीटर को डाला हुआ है, तो इसमें जो सिर्फ वो वाला पोर्शन जो डूबा हुआ है मेरे इस पानी में, सिर्फ वो वाला पोर्शन, उसका जो सेंटर होगा वॉल्यूम का, उसे मैं कह दूंगा दैट इट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। अब जो स्टेबिलिटी है फ्लोटिंग बॉडीज की, वो डिपेंड करती है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे है। जितना नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर सेंटर ऑफ वेट कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज्यादा मेरी स्टेबल बॉडी होगी। और जब मैंने इस मर्करी या लेड शॉट को नीचे लगा दिया इधर, तो सेंटर ऑफ वेट नीचे शिफ्ट हो गया। तो जब मैंने ओवरऑल सेंटर ऑफ वेट को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी के विद रिस्पेक्ट टू बी सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया, तो जितना ज्यादा नीचे शिफ्ट होगा उतनी ही ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी होगी फ्लोटिंग बॉडी की। हमारे केस में वो फ्लोटिंग बॉडी हमारा हाइड्रोमीटर है, तो हमारा हाइड्रोमीटर सीधा रहे, इसीलिए हम इस मर्करी या लेड शॉट को लगाते हैं, राइट, इस मर्करी लेड शॉट को, और लेड, मर्करी और लेड शॉट नीचे लगाते हैं ताकि मेरा हाइड्रोमीटर सीधा खड़ा रहे। इंग्लिश या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ के सुनाया है वो है। अगर बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो वो ये है कि मेरा हाइड्रोमीटर सीधा खड़ा रहे, कहीं गिर विर ना जाए मेरे पानी में, राइट, जो मैंने सॉइल सस्पेंशन तैयार की है उसमें गिर ना जाए, टेढ़ा वगैरह ना हो जाए, कहीं पे सीधा खड़ा रहे, मेन बात ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। ये तो आप देख भी सकते हो, ये जो मैंने हाइड्रोमीटर बनाया है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी रीडिंग्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, जो भी इस पे रीडिंग्स है, दैट इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। अब ये ऐसा क्यों होता है? बनाने वालों ने ऐसी रीडिंग्स क्यों बनाई, ऐसी रीडिंग्स क्यों लिखी? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रीडिंग्स बढ़ क्यों रही हैं? ये जैसे जैसे अब हम हाइड्रोमीटर को और डिस्कस करेंगे ना, अपने आप ये चीज क्लियर होगी। मैं दोबारा इस चीज का जिक्र करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि अच्छा देखिए इसीलिए बढ़ती है, जैसे जैसे हम नीचे जाएं हाइड्रोमीटर की रीडिंग इसीलिए बढ़ती है, करूंगा डिस्कस में। पर उससे पहले हम अपना अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बिलो द सेंटर ऑफ बल्ब। अब ये बल्ब क्या है? देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये आपको ऊपर डंडी सी दिख रही है, राइट, पतली सी, इसको हम कहते हैं स्टेम ऑफ हाइड्रोमीटर, ठीक है। दिस इज स्टेम ऑफ हाइड्रोमीटर, स्टेम ऑफ हाइड्रोमीटर।
और जो ये आपको एलाइड पोर्शन सा लग रहा है ना, जैसे बड़ा बड़ा सा, इधर से पहले मैंने बढ़ा दिया फिर थोड़ा कम कर दिया, ये जो बड़ा सा पोर्शन है, राइट, इसको हम कहते हैं बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं बल्ब, राइट, बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब हम हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं। क्या कह रहा है हमारा पॉइंट? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। अच्छा, हाइड्रोमीटर की वॉल्यूम की बात की जा रही है, ठीक है। बिलो द सेंटर ऑफ बल्ब, बल्ब ये है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब, वॉल्यूम ऑफ बल्ब ये हो गया, इसका सेंटर ये वाला हो गया, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली 50%, हाफ ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। जो भी मेरी ये हाइड्रोमीटर की वॉल्यूम है, बिलो द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब, इट इज हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। अब ज्यादातर बुक्स वगैरह में या जब कोई पढ़ाता है तो वो यहीं पे छोड़ देता है इस बात को, दैट वॉल्यूम बिलो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। पर मैं यहां पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी और भी रिसर्च की है इस चीज पे, तो मुझको इस चीज का पता चला कि ऐसे नहीं होता कि सिर्फ डायरेक्टली हम इस चीज को बोल दें। नहीं, इस चीज का रेलिवेंस, इस पॉइंट का रेलिवेंस, दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बिलो द सेंटर ऑफ बल्ब इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, उसका रेलिवेंस तब आता है जब हम हमारे हाइड्रोमीटर को हमारे सॉइल सस्पेंशन में या इन जनरल पानी में डाल दें। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे हाइड्रोमीटर को पानी में डालेंगे तो अब देखिए, जो ये ऊपर स्टेम थी ना, उसका एक पार्ट ही इसमें समर्ज हुआ है, हमारे लिक्विड में एक पार्ट ही समर्ज हुआ, पूरी की पूरी नहीं समर्ज हुई, एक पार्ट ही समर्ज हुआ, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ना RH, HE, H1H, इस पे भी ध्यान ना दीजिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक चीज इसीलिए लिखी है ताकि मैं आपको समझाऊं, पर इस पे ध्यान दीजिए। जो स्टेम है, जब मैंने अपने हाइड्रोमीटर को समर्ज कर दिया अपने पानी में, एक पार्ट ही है स्टेम का जो इस पानी में, इस लिक्विड में समर्ज्ड है, डूबा हुआ है, बाकी स्टेम तो ऊपर है। तो मेरे को जब रीडिंग्स लेनी है, मेरे को जब एनालाइज करना है, इस पॉइंट का रेलेवेंस है ना जो, वो तब ज्यादा है जब मैं कैलिब्रेशन करूंगा अपने हाइड्रोमीटर की। कैसे करूंगा वो आपको बताऊंगा, तब इस पॉइंट का रेलेवेंस ज्यादा है। और रीडिंग्स तभी ली जाएंगी जब मैं अपने हाइड्रोमीटर को अपने पानी में, अपने लिक्विड में इन जनरल डुबोऊंगा, समर्ज करूंगा, तभी रीडिंग्स ली जाएंगी। और फिर जिसकी रीडिंग्स लेनी है मुझे, जब रीडिंग्स लेनी है, उसी चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके मैं आगे बढ़ूं, तभी मेरा फायदा है। नहीं तो ऐसे जो चीज करनी नहीं है उसको लेके अगर मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो रीडिंग मैंने तब लेनी है जब मैं इसको समर्ज करूंगा। तो जब मैंने समर्ज किया तो जो मेरी स्टेम है उसका एक ही पार्ट समर्ज है। और ध्यान दीजिए, जो पार्ट समर्ज भी है बहुत पतली है मेरी स्टेम, बहुत पतली कंपेयर टू बल्ब, बहुत पतली स्टेम है मेरी। तो क्योंकि ये बहुत पतली, एक तो इसका एक पार्ट ही समर्ज हो रहा है और उसके ऊपर भी इसका वॉल्यूम जो है स्टेम का बहुत कम है कंपेयर टू जो बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर है उसके कंपेरेटिवली। तो जब हम सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब की बात करेंगे, जैसे इस केस में ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, राइट, ये वाला जो सेंटर ऑफ बल्ब में से जा रहा है, ये वाला, इसके जो नीचे का वॉल्यूम होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 50% या हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, पर वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर जो समर्ज्ड है। एग्जैक्टली नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, ऊपर ये स्टेम भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है। मेरा जो हाइड्रोमीटर का ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें बल्ब का भी है और ऊपर जो स्टेम है उसका भी है। तो नीचे ऑफ कोर्स जो वॉल्यूम होगा, इस जैसे मैं इसमें ही मैंने सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब की हैश लाइन बनाई हुई है, तो अगर नीचे में वॉल्यूम देखूंगा वो ऑफ कोर्स थोड़ा कम ही होगा। जब मैं ओवरऑल सबमर्ज्ड पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, उससे थोड़ा कम ही होगा,
बिलो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब की अगर मैं बात करूं, जो उसके नीचे का वॉल्यूम है वो थोड़ा कम ही होगा, हाफ ऑफ जो वॉल्यूम है ऑफ हाइड्रोमीटर जो डूबा हुआ है उससे थोड़ा कम ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर इसीलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 50% होता है, क्योंकि अगर हम सोच के देखें तो यार जो बिलो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब है, जो मेरा हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम, वो 50% तो वॉल्यूम ऑफ बल्ब का होगा, तो ऊपर स्टेम भी तो है, उसको भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा। हाँ उसको ले रहे हैं अकाउंट में, पर जब हमने समर्ज किया तब एक पार्ट ही समर्ज हो रहा है, वो भी बहुत पतला है, तो इसलिए इसके स्टेम के वॉल्यूम को हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेटली वर्ड का इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट को मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कोई नहीं करता, पर मैं क्लियर करूंगा कि हम क्यों इस सेंटेंस को लिखते हैं। एक एक वर्ड का पूरा सिग्निफिकेंस है जो मैंने लिखा है यहां पे, राइट। तो जैसे मैंने समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं हमारे हाइड्रोमीटर में। तो जो हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट में, वो ये की थी कि जो हमारा हाइड्रोमीटर है वो हम हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमारे इस हाइड्रोमीटर से हम अपने सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। उसके पहले जो ये मैंने RH लिखा, इसको बताता हूँ कि ये RH होता क्या है। ये RH एक्चुअली होता है करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। अब मैं सीधा भी तो बोल सकता था दैट RH इज सिंपली हाइड्रोमीटर रीडिंग, नहीं। RH जो यहां पे मैं नोट कर रहा हूं उसको मान लीजिए, चलिए RH ना कह के मैं RH डैश कह लेता हूं, ठीक है। RH डैश अगर मैं कहता हूं इसे, तो वो इसलिए मैंने इसको कहा RH डैश, ताकि आपको इस चीज का मैं पता लगा, आपको इस चीज को बता सकूं कि जो ये RH आप यहां पे नोट करोगे वो एक्चुअली करेक्टेड RH नहीं है। हाँ ये RH हाइड्रोमीटर रीडिंग है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल। इस पे हम कुछ करेक्शंस लगाएंगे। कौन कौन सी करेक्शंस लगाएंगे, क्यों करेक्शन लगाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो हम यहां पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे उस पर कुछ करेक्शंस लगा के उससे हम हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को मेजर करेंगे, राइट। तो ये जो RH डैश जो मैंने यहां पर लिखा है, जिससे ये ज्यादातर यहां पर RH ही लिखा जाता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर रीडिंग। पर इसको थोड़ा डिस्टिंक्शन करने के लिए, राइट, अगर आपके RH ही लिखा हो ना एग्जाम में तो अब इसको करेक्ट ही मानना, ऐसे मत सोचना कि RH डैश लिखा हो या कुछ, नहीं, RH ही लिखा जाता है इन जनरल। पर इस चीज को थोड़ा सा इस चीज पे स्ट्रेस करने के लिए कि जो ये RH हम इन फॉर्मूलाज में यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, वो RH आप सेम ही ना मान लो जो मैंने यहां पर लिखा है, सेम ना मान लो, इसीलिए मैंने यहां पर फिर RH डैश कर दिया, ठीक है। तो इन जनरल तो वैसे यहां पर भी RH ही लिखा जाता है, ठीक है। मैंने भी पहले RH ही लिखा था, फिर मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने RH डैश कर दिया यहाँ पे। तो ये RH है क्या, हाइड्रोमीटर रीडिंग कौन सी लेनी है हमको, वो वाली, ये जो हाइड्रोमीटर रीडिंग आप यहां पर ले रहे हो ना, वो है जब हमने हाइड्रोमीटर को पानी में डुबो दिया, हमारे केस में सॉइल सस्पेंशन में डुबो दिया, राइट, उसको समर्ज कर दिया। अब जहां पर वो फ्री वाटर सरफेस को कट कर रहा है, उस पे जो हमको रीडिंग दिख रही है हमारे हाइड्रोमीटर के ऊपर जो लिखी हुई है, वो है हाइड्रोमीटर रीडिंग। सिंपल, हमने हाइड्रोमीटर को हमारी सॉइल सस्पेंशन में सबमर्ज कर दिया, डुबो दिया। अब जहां पे वो पानी को काट रहा है, राइट, जहां पर हमको दिख रहा है कि फ्री वाटर सरफेस है हमारी, इस पे हम देख लेंगे अच्छा हमारे हाइड्रोमीटर की इतनी रीडिंग इस पर लिखी हुई है, उसको हम कह देंगे RH। हमारे वाले केस में RH डैश, इन जनरल बुक्स में RH ही लिखा होता है, ठीक है। वो हम कहेंगे कि ये है हमारी हाइड्रोमीटर रीडिंग। हाँ उस पर कुछ करेक्शन हम लगाएंगे, फिर हम कह देंगे कि दिस इज करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग, राइट ना। अब जब हमें करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग मिल गई, तब हम उससे डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन कैसे निकालेंगे, वो ऐसे कि जो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन होती है ना, दैट इज 1 + RH/1000।
हमने अपने हाइड्रोमीटर को इसी तरह बनाया होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसी तरह बनाया उन्होंने कि जब हमें RH का पता लग जाए तब 1 + RH/1000 करके हमें हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी का पता लग जाए। ठीक है, तो जब हमें डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन पता लग गई तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन बाय रो डब्ल्यू। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी। यहां पर मैंने रो डब्ल्यू को 1 ग्राम पर सीसी लिखा है, वो इसलिए क्योंकि जो यहां पर हमें डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन मिलती है ना, दैट इज इन ग्राम पर सीसी। जो ये हमारा फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज इक्वल टू 1 + RH/1000, दैट इज फॉर इफ वी आर यूजिंग आर डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। यहां पर अगर ग्राम पर सीसी में हम यूज कर रहे हैं हमारे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी को, या ये कह लूं जब हम RH की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तब जो हमारी सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी निकल के आ रही है वो ग्राम पर सीसी में है। दिस इज इन ग्राम पर सीसी। डेंसिटी हमारी ग्राम पर सीसी या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ सकती है। ठीक है, उससे फिर हम हमारा यूनिट वेट भी देख सकते हैं कि वो कितना आएगा। हालांकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट वेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर अगर जरूरत पड़े किसी और वजह से तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वैसे तो हमने यूनिट वेट की रेशो देखी थी, पर यूनिट वेट क्या होता है? रो जी। तो जी तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कट जाएगा, राइट? तो रो डेंसिटी उनकी रेशो बन जाएगी। वो जो हमने यूनिट वेट की रेशो देखी है वो एक्चुअली डेंसिटी की रेशो बन जाएगी। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो कट जाएगा, राइट? ऊपर और नीचे दोनों में से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। तो ये आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फिर आपकी निकल के आ जाएगी, क्योंकि रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी है, रो एस एस बाय 1 दैट इज इक्वल टू रो एस एस, और रो एस एस हमने देख लिया दैट इट इज इक्वल टू 1 + RH/1000। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन भी आपकी 1 + RH/1000 निकल के आ जाएगी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकल के आ जाएगी। अब बात आती है कि हमें अगर पेपर में डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन गिवन हो और पूछा जाए दैट व्हाट विल द हाइड्रोमीटर रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, तो सीधा फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। फॉर्मूला बना ही लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला आप ना भी याद करो तब भी जो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा और रो एस एस इज इक्वल टू 1 + RH/1000, इसमें क्या करना है? रो एस एस -1 कर दो, RH निकालना। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ना, RH इज इक्वल टू रो एस एस -1000, ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये सिंपली ऐसे आ गया, रो एस एस RH निकालना है तो रो एस एस -1 कर दिया, फिर इंटू 1000 होगा। सिंपल मैथ्स है ये तो, सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स, 10th वाला, 9th 10th वाला मैथ्स, रादर 8th वाला मैथ्स है ये तो, राइट? तो ये तो बस एक से दूसरी साइड में हम चीजें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो ऐसे आप RH भी कैलकुलेट कर लोगे, रो एस एस -1 1000, यहाँ पर इस फॉर्मूला में रो एस एस -1 कर दो, फिर इंटू 1000 कर दो, आपका RH निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन RH क्या? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जब हमने पिपेट मेथड को स्टडी किया था तब उसमें तो सैंपलिंग डेप्थ कांस्टेंट थी, कितनी? 10 सेंटीमीटर। पर इस हाइड्रोमीटर एनालिसिस में दैट सैंपलिंग डेप्थ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। वो कैसे? क्योंकि इस हाइड्रोमीटर वाले केस में जो हमारी सैंपलिंग डेप्थ है ना, वो होती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है हम उसको मान के चलते हैं दैट दिस इज सैंपलिंग डेप्थ। ठीक है, अब जब वो है सैंपलिंग डेप्थ तो फिर वो इंक्रीज कैसे करती रहेगी? देखिए, शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में जो हमारा सॉइल है वो गुला हुआ है पूरी तरह, अच्छी तरह, वो राइट, वो सस्पेंशन फॉर्म में है। ठीक है, अभी सेटल तो नहीं हुआ ना, पूरी तरह एज ए लिक्विड का पार्ट है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है? एक तो पानी अकेला होता, अब उस पानी में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होंगे। कौन से सॉलिड पार्टिकल्स? ऑफ कोर्स सॉइल के, हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसमें हो गए, राइट, इंक्रीज हो गए।
एक तो अकेला पानी था, अब साथ में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, सॉइल वाले सॉलिड पार्टिकल्स। तो उससे क्या हो रहा है, आपको पता है डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है, अगर हम हमारे सॉइल की भी बात करें तो सॉइल सॉलिड्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो जब एक तो अकेला वाटर था, अब उसके साथ सॉलिड्स भी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल डेंसिटी पानी की जितनी थी उससे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब सॉलिड्स भी हैं और उनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। तो जो उसका मिक्सचर होगा वो कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में होगी उसकी डेंसिटी। तो अगर बीच में होगी तो पानी से तो ज्यादा, सॉलिड से कम। तो अगर पानी से हम कंपेयर करें थोड़ी ज्यादा डेंसिटी, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ही वो सॉलिड्स नीचे सेटल करते रहेंगे, नीचे बैठते रहेंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठते रहेंगे। अब जैसे जैसे नीचे वो बैठ रहे हैं, अब वो सॉलिड सस्पेंशन का पार्ट नहीं रहे, जब वो नीचे बैठ गए तो अब सॉलिड्स कम रह गए, सॉलिड्स कम रह गए तो अब डेंसिटी धीरे धीरे पानी की तरफ झुकने लग जाएगी। कंपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, सॉइल सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन अगर कंपोजिट मिक्सचर को लेके चलूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मिट्टी नीचे सेटल होने लग गई, मिट्टी नीचे सेटल होने लग गई, अब सॉलिड्स कम रह गए, सॉलिड्स कम रह गए तो डेंसिटी अब धीरे धीरे जितनी पानी की डेंसिटी थी उधर को झुकती रहेगी, राइट। उधर को जब झुकती रहेगी तो मतलब अब डेंसिटी जो पानी से ज्यादा होगी थी अब वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और वो पानी की डेंसिटी को अचीव करना शुरू कर जाएगी। तो मतलब डेंसिटी कम होती रहेगी। तो डेंसिटी क्योंकि कम होती रहेगी तो इसलिए हमने जिस चीज को डुबोया था, हाइड्रोमीटर को डुबोया था ना हमने अपने पानी में, अपने सॉइल सस्पेंशन में, तो अब हल्की चीज हो रही है, हल्की चीज में चीज आसानी से डूब सकती है, आसानी से सबमर्ज हो जाएगी, ज्यादा डेप्थ तक सबमर्ज होगी। तो मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे जो पहले ऐसे था हाइड्रोमीटर, ये जो मैंने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है ना, ये उस चीज को डिनोट कर रहा है कि पानी यहाँ पर था और हाइड्रोमीटर इस डेप्थ पर था, राइट। अब जैसे जैसे टाइम पास करेगा पानी हल्का हो रहा है, ठीक है, सॉइल सस्पेंशन का जो मिक्सचर है वो हल्का हो रहा है मेनली, क्योंकि सॉलिड्स नीचे सेटल कर रहे हैं। अब वो हल्का हो रहा है तो हल्की चीज में तो ज्यादा डेप्थ तक ये डूबेगा, तो ऐसे धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे डूबते रहेगा, डूबते रहेगा, डूबते रहेगा। मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे ही सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होगी, वैसे वैसे ही मेरा हाइड्रोमीटर नीचे डूबता रहेगा, नीचे डूबता रहेगा, डूबता रहेगा, डूबता रहेगा। तो मतलब जो ऊपर अगर इतनी ही हाइट पर है हाइड्रोमीटर मेरा ऊपर से, तो मतलब मेरी जो सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी है वो कम है। अगर ऐसे ज्यादा हाइट तक है, ठीक है, ऊपर जो हाइड्रोमीटर की मुझे हाइट दिख रही है वो ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा डूब नहीं पा रहा ये, क्योंकि सॉइल सस्पेंशन की काफी ज्यादा डेंसिटी है। तो मतलब जैसे जैसे ये सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती गई, ये डूबता गया, तो ऊपर अगर कम है तो डेंसिटी कम होगी, हाइड्रोमीटर की रीडिंग कम है तो सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होगी। अगर हाइड्रोमीटर की रीडिंग ज्यादा है, इतनी है, तो सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब जितनी ये चीज उतनी ज्यादा हाइड्रोमीटर की रीडिंग होनी चाहिए, उतनी ज्यादा सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी होनी चाहिए। वही चीज यहां पर मैंने आपको दिखाई है। मैंने आपको क्या बताया था कि रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस डाउनवर्ड, इसका एक कारण है। हाँ, ये कारण बहुत कम जगह पर एक्सप्लेन किया जाता है, ये खुद से समझना पड़ता है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे, अगर पानी का लेवल ये है जहां पर मैंने अभी करंटली आर एल डैश को ड्रॉ किया है, अगर पानी का लेवल यहां पर है तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग इतनी होगी। अगर मान लीजिए थोड़े टाइम बाद, मान लीजिए कि ऐसे होगा ही, जैसे जैसे मिट्टी नीचे सेटल करने लग गई, सॉइल नीचे मेरा सेटल करने लग गया, तो क्या होगा, नीचे ये धीरे धीरे और नीचे बैठने लग जाएगा। जो आर आई यहां पर था अब ये नीचे चला गया, हाइड्रोमीटर नीचे चला गया, जो आर आई यहां पर था नीचे जाने की वजह से अब इतना ही रह गया। अब जब आर आई डैश इतना ही रह गया तो मतलब डेंसिटी कम हुई है, डेंसिटी कम हुई है तो जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग और OSS -1/2000 वो भी कम होनी चाहिए। वो तभी कम हो रही है
अगर हमने नीचे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में रीडिंग्स लिखी हैं, अगर उल्टा लिखा होता, उल्टा आप बना के देख लीजिएगा, वो होगा ही नहीं, तो उल्टा हो जाएगा। तब तो ये हो जाने लग जाएगा कि जैसे जैसे डेंसिटी कम हो रही है वैसे वैसे हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था RH इज इक्वल टू रो एस एस माइनस 1/1000, वो वैलिड ही नहीं रहेगा, वो एक्चुअली नेगेटिव आ जाएगी हाइड्रोमीटर की रीडिंग, वो वैलिड नहीं रहेगा फिर। तो इस चीज को सही साबित करने के लिए कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होगी, तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग भी कम होनी चाहिए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस टू टेक दैट इनटू अकाउंट, हमने ये चीज की है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जैसे जैसे नीचे जाएं वैसे वैसे हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़े, क्योंकि टाइम के साथ ये हाइड्रोमीटर नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो इतनी ही रीडिंग रह जाएगी, सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी भी कम होगी। तो दोनों इसी चीज में ही फिट बैठते हैं अगर हाइड्रोमीटर की रीडिंग नीचे को बढ़े। ठीक है, अब बात आती है कि जो सैंपलिंग डेप्थ है, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि सैंपलिंग डेप्थ क्यों इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्योंकि मेरा हाइड्रोमीटर नीचे को शिफ्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा ये चीज भी नीचे जाएगी। तो जैसे जैसे ये चीज नीचे जाएगी तो ये वाली चीज जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो यही तो डेप्थ थी जहां पर मैं मेजर कर रहा था, जो सैंपलिंग डेप्थ, इसी को तो मैं कह रहा था फ्री वाटर सरफेस से इसकी कितनी डेप्थ है। ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो टाइम के साथ साथ सैंपलिंग डेप्थ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ नीचे जा रहा है, क्योंकि डेंसिटी मेरी कम हो रही है सॉइल सस्पेंशन की। ठीक है, सभी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए वहां पर जो हमारे पिपेट मेथड में सैंपलिंग डेप्थ कांस्टेंट थी, इसमें नहीं रहती हाइड्रोमीटर के केस में। इसीलिए हमें हमारे हाइड्रोमीटर की टेस्ट से पहले कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। किस चीज के लिए? क्योंकि सैंपलिंग डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो सैंपलिंग डेप्थ और RH को हम कैसे ना कैसे रिलेट कर पाए, क्योंकि जो हम रीडिंग देखेंगे वो हम RH की रीडिंग देखेंगे, हाइड्रोमीटर की रीडिंग देखेंगे हम। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग से डायरेक्टली हम देख पाए कि हमारी सैंपलिंग डेप्थ क्या है। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं इस चीज का, राइट, जो कैलिब्रेशन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, कैलिब्रेशन का यही काम है कि हम RH और सैंपलिंग डेप्थ, जो RH और सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब के बीच में डिफरेंस है, जो मेरा फ्री वाटर सरफेस है और सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब के जो बीच में जो डिफरेंस है, जिसको मैं HE कह रहा हूं, HE जो मेरा मैं आपको बता रहा हूं सैंपलिंग डेप्थ है मेरी, उसके बीच में एक मैं रिलेशन देख पाऊं, राइट, उसके लिए हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो वो करते कैसे हैं? देखिए, जो मेरे हाइड्रोमीटर है, इसको जब मैं अपनी सॉइल सस्पेंशन में रखूंगा, सॉइल सस्पेंशन में लेके जाऊंगा, फाइनली इसको पानी में डुबो दिया मैंने। कौन से पानी में? जिसमें सॉइल है। इंग्लिश में हम उसे सॉइल सस्पेंशन कह रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब पानी में मैंने इसको डुबो दिया हाइड्रोमीटर को। अब एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल शुरू होगा। कैसे? देखिए, जो सेंटर वॉल्यूम ऑफ बल्ब है, स्टेम का जो वॉल्यूम है, उसको तो हम इग्नोर करके चल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो ये नीचे जो सेंटर वॉल्यूम ऑफ बल्ब है, इसके नीचे जो वॉल्यूम है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। तो जो जब यहां पर लिक्विड था, इसकी कितनी वॉल्यूम राइज करेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसके नीचे ये इतना राइज करेगा। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसके नीचे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो पानी को ऊपर राइज कर रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, इस चीज पे डिपेंड करेगा ये। तो इसके नीचे इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर चीज की मैं बात कर रहा हूं, इस सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस पर्टिकुलर के नीचे जो मेरा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर है, दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। स्टेम को तो मैं लेट करके चल रहा हूं, स्टेम के वॉल्यूम को, दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, मतलब VH/2। अगर मैं VH वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर ले लेता हूं तो VH/2, ठीक है। VH में ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, ओके, ठीक है। तो VH/2 है। अब वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई ये तो मैंने पता लगा लिया, पर अब अगर मुझको ये पता लगाना है कि हाइट कितनी डिस्प्लेस हुई, हाइट कितनी राइज हुई मेरी, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया क्या होता है, हाइट। सिंपल मैथ, सिंपल यही फॉर्मूला होता है, तो कर दो। एरिया यहां पर किसका लेना है, एरिया यहां पर किसका लेना है, जिसमें पानी है, जिसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। किसमें है पानी मेरा, सेडिमेंटेशन जार में। तो अगर सेडिमेंटेशन जार का मान लो AJ एरिया, राइट, A स्टैंड्स फॉर एरिया, J फॉर जार, ठीक है, एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार, एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार। तो जितना मेरा वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो हाइट आ जाएगी कि इतनी हाइट राइज कर गई, कि तो कितनी राइज करी ये हाइट। इसके नीचे वॉल्यूम कितना था, VH/2, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बाय 2, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, जो हम पढ़ के आए हैं, जो स्टेटमेंट लिखी है हमने वही है VH/2। तो VH/2, VH/2 ये है, इतना वॉल्यूम राइज कर गया। पर अगर हाइट की बात करनी है तो VH/2 AG। क्योंकि देखिए एक्चुअल में तो अगर मैं बिल्कुल आपको जमीनी हकीकत बताऊं तो वो तो ये होगा, वो तो एक्चुअली ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं VH/2 AG, ये हाइट राइज करेगी, ओके। पर एक्चुअली ना जो एरिया कंसिडर हमें करना चाहिए वो वाला करना चाहिए जो इस हाइड्रोमीटर को भी अकाउंट करना चाहिए। उसमें हाइड्रोमीटर जो है जिस एरिया में, उसमें तो पानी नहीं है ना, तो उसको तो माइनस करना चाहिए कायदे से, पर वो नहीं कर रहे हम। क्यों, इसका जो एरिया है ना बहुत कम है कंपैरेटिवली जो मेरा सेडिमेंटेशन जा रहा है उसके कंपैरेटिवली। तो जैसे हमने स्टेम के एरिया को निगलेक्ट, स्टेम के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया, तो इसी तरह इसके एरिया को हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता होता हूँ, 1 करोड़ में आप 1 जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ में से 1 माइनस कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो माइनर चीजें हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं अपनी कंप्यूटेशन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो जो वॉल्यूम यहां पर राइज करेगा वो, क्योंकि इसके नीचे हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर है, तो जो वॉल्यूम राइज करेगा दैट विल आल्सो बी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। तो अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम बाय एरिया होती है हाइट, तो VH/2 तो हो गया वॉल्यूम। हाइट कैलकुलेट करने के लिए AJ से भी डिवाइड कर दिया, तो जो हाइट राइज करेगी दैट विल बी VH/2 AJ, राइट, VH/2 AJ। इतनी हाइट यहां से राइज कर जाएगी, ठीक है। जहां पर सैंपलिंग डेप्थ कैलकुलेट करनी है मुझे, वो वाली हाइट, वो वाली इतनी राइज कर जाएगी VH/2 AJ। यहां पर लेनी है ना मेरे को सैंपलिंग डेप्थ, ये देखिए HE। तो यहां पर H1 ये आपको नजर आ रहा है, जो ये मैंने इस डायग्राम में बनाया है। H1 वो डिस्टेंस है जो फ्री वाटर सरफेस है, फ्री वाटर सरफेस, ये मैंने फ्री वाटर सरफेस बनाया है। ये जो मैंने सॉलिड लाइन से बनाया है ना, वो है जब वॉल्यूम डिस्प्लेस होके, जब हमने हमारा हाइड्रोमीटर मैंने सॉइल सस्पेंशन में डाला, तब वॉल्यूम डिस्प्लेस होकर जहां पर आ जाएगा उसको मैंने सॉलिड लाइन से दिखा दिया। जहां पहले होगा वो मैंने डैश्ड लाइन से दिखाया है, ठीक है। अब जो H1 है वो रीडिंग आप देख पा रहे हो, इट इज सिंपली दैट रीडिंग जो यहां पर फ्री वाटर सरफेस लेवल होगा, इसके नीचे जो स्टेम की हाइट है दैट इज H1। H क्या है, H इज हाइट ऑफ बल्ब, ठीक है। लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, साफ ही दिख रहा है आपको, ये बल्ब है,
इसकी जो हाइट है उसको मैंने स्मॉल h से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज H1, दिस इज H। RH ये कहीं ना कहीं हमारे जो फ्री वाटर सरफेस लेवल है उसको यहां पर मेरा हाइड्रोमीटर कट कर रहा है, वो है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहां पर RH इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, यहां पर दिस इज RH, दिस इज RH, ठीक है। अब बात आती है कि इसको तो हमने लिख लिया दैट दिस विल बी VH/2 AJ, जो यहां पर हाइट राइज करेगी। यहां पर कितनी हाइट राइज करेगी? अगर आपने मेरा जो कंसेप्ट मैंने यहां पर समझाया उसको अच्छी तरह समझा है तो आपको समझ आ गया होगा कितनी हाइट राइज करेगी यहां पे। ये हम कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने देख लेना कि इसके नीचे जो भी यहां पर राइज कर रहा है इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कितनी है। स्टेम को तो नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो हाइड्रोमीटर की जो वॉल्यूम हम किसको मान के चल रहे हैं, जो हमारा बल्ब है उसके वॉल्यूम को। तो बल्ब का वॉल्यूम इसके नीचे क्या है, पूरा पूरा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर लेट्स से इट्स VH, तो यहां पर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, VH। अगर मैं हाइट की बात करूं तो डिवाइड बाय से एरिया कर दीजिए, एजे जो मैंने कंसिडर किया है एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन जार, उससे आप डिवाइड कर दीजिए जो हाइट राइज करी है यहां पर, वो आपको पता लग जाएगी कितनी, VH। वो तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, क्यों, पूरे का पूरा हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम इसके नीचे है, स्टेम को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, निगलेक्ट। इसका इसके वॉल्यूम को ही हम पूरे के पूरे हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम मान रहे हैं। तो पूरे का पूरा हाइड्रोमीटर अगर इसके नीचे है तो डिस्प्लेस होगा जो वाटर, दैट विल बी VH। जितना वॉल्यूम नीचे उतना डिस्प्लेस होगा, तो VH नीचे तो VH वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा। डिवाइड बाय एरिया कर दो, डिवाइड बाय एरिया कर दो तो हाइट आ जाएगी, आ गई VH/AJ, राइट। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मैंने रीडिंग लेनी है RH तो चलो ये आ जाएगी, राइट। जो फ्री वाटर सरफेस लेवल जहां पे कट कर रहा है मेरे हाइड्रोमीटर को, सिंपली वहां से मैं RH को नोट कर लूंगा। पर जो मैंने HE देखना है, HE वो मैंने देखना इधर से लेके ये वाली हाइट कितनी है मेरी, वो होगी मेरी सैंपलिंग डेप्थ, ठीक है। अब अगर आइडियल केस में अगर पानी ने इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होता यहां पर और यहां पर, तो सिंपली जो इस डायग्राम से नजर आ रही है मेरे को HE, वो आ जाती मेरी H1 प्लस H/2। सिंपली इधर से मुझे नजर आ ही रहा है H1 जो यहां पे स्टेम की हाइट है हाइड्रोमीटर की रीडिंग के नीचे, प्लस H ये पूरा बल्ब है, इसका हाफ कर दो H/2, ये H/2 आ गया, ये H1 आ गया, ये HE आ जाता। आइडियल केस की बात कर रहा हूं मैं। अगर इधर और इधर इक्वल वॉल्यूम और इक्वल हाइट डिस्प्लेस हो गई होती तो उस केस में H1 प्लस H/2, H1 प्लस H/2 इतनी जो थी HE वो आ जाती, ठीक है। पर अब वो केस सिनेरियो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है चीजें। डिफरेंट क्या है कि यहां पर तो जो हाइट राइज करी है दैट इज VH/2 AJ, और यहां पर जो राइज की है दैट इज VH/AJ। मतलब यहां पर अगर VH/AJ को आप लेट से कुछ भी 1 मान के चल लो, कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लिया मैंने अभी के लिए, अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने 1 मान लिया। तो यहां पर तो हाफ राइज कर गया, यहां पर 1 राइज किया, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर इससे डबल राइज कर गया इससे, या मैं ये कह लूं कि जो यहां पे राइज किया है यहां पर उससे हाफ ही राइज किया है, ठीक है। ये चीज है। तो इसका ये मतलब है कि जो इसके जहां पर मेरे को हाइड्रोमीटर की रीडिंग दिख रही है और यहां पर जो मैंने टोटल जो ये सैंपलिंग डेप्थ थी HE, यहां पर जो एक्चुअली में दूरी थी
पानी में डुबोने की वजह से वो दूरी थोड़ी क्या हुई, बड़ी के घटी। देखिए ये ज्यादा राइज कर गया। एक्चुअल में क्या होना था, एक्चुअल में इधर से लेके इधर तक होना था, इधर से लेके इधर तक, पर ये ज्यादा बढ़ गया, ये कम बढ़ा, इधर होनी थी ऐसे, ये इतना बढ़ गया 1, ये हाफ ही बढ़ा। तो उसको कॉम्पेंसेट तो हमें तो यही दिखेगा ना जब हमने पानी में डुबो दिया, हमें तो यही दिखेगा जब एक्चुअल में पानी में डुबो के हमें दिखेगा क्या, जो ये 1 बढ़ के और ये हाफ बढ़ के अब जो दिखेगा वही हमें दिखेगा, जो एक्चुअल में हमें पानी में डुबो कर हमें नजर आएगा। तो कैसे ना कैसे इसको कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा। जो अनइक्वल बढ़ा है, ये 1 बढ़ गया, ये हाफ बढ़ गया, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो नीचे वाला बढ़ा है उसके कंपैरेटिवली जो ऊपर वाला है वो हाफ और बढ़ गया, क्योंकि नीचे वाला हाफ बढ़ा, ऊपर वाला 1 बढ़ गया, तो नीचे वाले के कंपैरेटिवली, नीचे वाले के कंपैरेटिवली ऊपर वाला हाफ और बढ़ गया, हाफ और बढ़ गया। तो मतलब जो हाफ और बढ़ा उसको कंपेंसेट भी तो करना पड़ेगा, जो छलावा नजर आ रहा है हमें उसको रियलिटी में भी तब तो तब्दील करना पड़ेगा। जो VH/2 AJ ये एक्स्ट्रा राइज किया है, अगर उसको एक्चुअल में देखना है तो उसको जो हमें ज्यादा नजर आ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। ऊपर वाला कितना राइज किया नीचे वाले के विद रिस्पेक्ट टू हाफ, क्योंकि ये हाफ, ये 1, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये हाफ राइज किया। 80 किलोमीटर से गाड़ी जा रही है, दूसरी 60 से जा रही है, तो इस जो 60 वाली जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट फिजिक्स में आपने पढ़ा +1 +2 में, ये 80 से जा रही है, ये 60 से जा रही है, तो जो 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है उसके लिए तो जो 80 की जा रही है उसके लिए तो 20 की स्पीड से जा रही है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का आपने यही कंसेप्ट पढ़ा था, राइट, माइनस करके। तो वही चीज यहां पे बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला 1 राइज कर गया, नीचे वाला हाफ ही किया, तो मतलब ऊपर वाला हाफ और हाफ नीचे वाले के विद रिस्पेक्ट टू हाफ ज्यादा राइज कर गया। तो जो हाफ ज्यादा राइज कर गया ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जितना ज्यादा राइज कर गया उसकी वजह से हमें छलावा नजर आ रहा है, तो उसको माइनस करो। वो तो नजर एक्चुअल में नहीं है, नजर आ रहा है, वो पानी में डालने की वजह से लग रहा है, तो जो लग रहा है उसको एक्चुअल में करने के लिए जो बढ़ गया उसको कम करो, तभी एक्चुअल आएगा। तो पानी में डालने की वजह से VH/2 AJ ऊपर वाला ज्यादा बढ़ गया नीचे वाले के विद रिस्पेक्ट टू, एक्चुअल में तो VH/AJ बढ़ा है, कोई शक नहीं, पर नीचे वाले के विद रिस्पेक्ट टू VH/2 AJ बढ़ गया वो। तो VH/2 AJ जो ज्यादा बढ़ा उसको माइनस करो, जो छलावा पैदा हुआ पानी में डालने की वजह से उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए माइनस करो, कितना, जितना ऊपर वाला राइज किया नीचे वाले के विद रिस्पेक्ट टू, कितना, VH/2 AJ, उसको माइनस करो, माइनस VH/2 AJ। अब जो ये HE यहां पर पानी में डालने के बाद आपको मिलेगा, दैट विल बी एक्चुअल, दैट विल बी एक्चुअल, वो एक्चुअली सैंपलिंग डेप्थ होगी, क्योंकि अभी जो छलावा पैदा हो रहा था पानी में डालने की वजह से उसको हमने टेक केयर कर लिया माइनस करके VH/2 AJ करके। तो अब जो आपको सैंपलिंग डेप्थ मिलेगी दैट विल बी एक्चुअल सैंपलिंग डेप्थ, जहां पर हम एक्चुअली डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वाली मिलेगी आपको। कौन सी सैंपलिंग डेप्थ HE, जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब पर, जो यहां पर आपको मिलेगी सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब पर। जो ये मैंने एक्चुअली जो बनाया था वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया था कि जो इधर जो था वो इधर राइज कर गया, तो एक्चुअली में ऐसे होगा, अगर जो ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, अब जब मेरा राइज कर गया, जब मेरी सैंपलिंग डेप्थ आएगी तो जो ये है ना, ये इधर को होगा बल्ब, राइट, bulb will be somewhere present here,
तो ये कहीं ऐसे, राइट, ऐसे में फिर मेरा ऊपर हाइड्रोमीटर बढ़ता रहेगा, ऊपर आ जाएगा। तो जो एक्चुअली ये आपको पता है कि हाइड्रोमीटर रीडिंग तो जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ये जो सेंटर ऑफ बल्ब यहाँ पे, वो तब था राइज करने से पहले। जब राइज कर गया तब तो हमें सैंपलिंग डेप्थ ये वाली लेके चलनी है, एच ई। तो दिस इज सैंपलिंग डेप्थ, राइट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, ठीक है ना। आप इस चीज को समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि जो एच ई सैंपलिंग डेप्थ जो हम बात कर रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि फ्री वाटर सरफेस लेवल से जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्ब है वो कितना नीचे है, ये ही है सैंपलिंग डेप्थ। हमारा जो फ्री वाटर सरफेस लेवल है, जहां पर हाइड्रोमीटर पानी को कट कर रहा है, उस फ्री वाटर सरफेस लेवल से जो मेरा हाइड्रोमीटर के बल्ब का सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पर है, वो ही एच ई है। बस आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर जो मैंने आपको बताया एच ई, दिस विल बी एच वन प्लस एच बाई टू माइनस वी एच बाई टू ए, ठीक है। अब ये तो मैंने ये आपको बता दिया कि एच ई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमने जो कैलिब्रेशन की बात की थी वो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि आर एच और एच ई, इन दोनों के बीच में कैलिब्रेशन होगी। वो कैसे, हम हमारा आर एच नोट करेंगे, देखेंगे एच ई कितना है, ठीक है। ये दोबारा दोबारा से, जैसे एच ई मैंने ये आपको बताया फॉर्मूला, इससे हम एच ई को कैलकुलेट कर लेंगे, आर एच हमें नजर आ ही जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रीडिंग्स बना लेंगे एच ई और आर एच के बीच में। सेट ऑफ रीडिंग्स आ गई हमारे पास। उसके बाद में हम एक चार्ट के फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर इतना एच ई हो तो इतना आर एच होगा। तो जब हम अपना एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उससे हम तो आर एच को ही नोट करेंगे, पर जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया होगा उससे फिर हम आर एच को भी देख लेंगे, एच ई को भी देख लेंगे, राइट। हम जो नोट करेंगे वो इधर जो नजर आ रहा होगा वो तो हमें आर एच ही नोट आ रहा होगा। तो क्योंकि हमने चार्ट बनाया हुआ है तो आर एच से हम एच भी देख लेंगे कि हमारी सैंपलिंग डेप्थ कितनी है, ठीक है। ये आप ग्राफ की फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। आर एच और एच की आपने डिफरेंट रीडिंग्स ले ली। अब ग्राफ की फॉर्म में चार्ट ना प्रिपेयर करके, आपकी मर्जी है, चाहे आप चार्ट में प्रिपेयर कर लो, चाहे आप ग्राफ की फॉर्म में प्रिपेयर कर लो, चाहे आप उसकी एक इक्वेशन बना लो, आपकी मर्जी है। वो तो जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। मेन मतलब है एक एच ई और आर एच के बीच में एक रिलेशन बनाना कि अगर आर एच, जो मैं एक्चुअली जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा जो मैं आर एच नोट करूंगा उससे मुझे एच ई आ जाए। ये है मेरा मेन मकसद इस केस में, हाइड्रोमीटर के केस में, ठीक है। तो वो ठीक है, वो मैं कर लूंगा, ओके। और वो रिलेशन कैसा आएगा इसको मैं फील करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूं, वो देखिए, वो आप ऐसे फील कर सकते हैं कि यहां पर ना आप देखिए आर एच जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और सैंपलिंग डेप्थ वो क्या हो रही है, आर एच क्या है, जहां पर फ्री वाटर सरफेस लेवल हमारे हाइड्रोमीटर को कट कर रहा है वही है ना आर एच। तो अब जो मैंने बनाया हुआ उसी को मान लीजिए ये आर एच, ठीक है। तो एच ई कितना, इतना। अगर आर एच ना इधर ना होके इधर होता, हमारी फ्री वाटर सरफेस लेवल को यहां पर कट कर रहा होता, तो आर एच तो इतना ही होता, इतना कम। और एच ई कितना होता, इतना, इतना। देखिए अब जैसे जैसे आर एच बढ़ रहा है वैसे वैसे एच ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है, आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है, आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है, आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है। आर एच इतना हो गया, एच ई बेचारा, एच ई इतने ही रह गया बेचारा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आर एच बढ़ेगा वैसे वैसे एच ई कम होगा। अगर आर एच इतना ही होता तो एच ई इतना होता, आर एच इतना एच ई इतना। आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है, आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है, आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है। ये एच ई को डिनोट कर रहा है, ये आर एच को डिनोट कर रहा है। आर एच बढ़ रहा है एच ई कम हो रहा है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आर एच और एच ई के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। मान लीजिए ये आर एच है, राइट,
दिस इज माई आर एच, और ये मैं एच ई को ले लेता हूँ, एच ई को मैं इधर ले लेता हूँ। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो कुछ ऐसा आएगा कि जैसे जैसे आर एच, अगर मैं ऐसे जाऊं, जैसे जैसे आर एच जो है वो बढ़ रहा है तो एच ई कम हो रहा है। अगर आर एच कम होगा तो एच ई बढ़ेगा, मतलब एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन आर एच एंड एच ई। ठीक है, तो ये आप एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, आर एच और एच ई के बीच में जब हम कैलिब्रेशन करेंगे तब कैसा रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अगर हम परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करें इसके हाइड्रोमीटर के केस में तो वो कैसा आएगा। ये थोड़ा मैं मान रहा हूं हाइड्रोमीटर जो है, जब हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, अगर ऊपर ऊपर से मैं कर देता तब ये आपको डिफिकल्ट ना लगता जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक्चुअल में मैं इस हाइड्रोमीटर की जितनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो सकती है ना उतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, इसलिए टाइम भी ज्यादा लग रहा है और आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ रहा होगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए चीज़ आसान बना दूँ, पर हाइड्रोमीटर का अगर हम डिटेल में जाएंगे, हर एक चीज़ को थोड़ी बारीकी से समझेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, राइट। तो वो पर मैं आपको कोई कोशिश कर रहा हूँ कि उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को मैं आपके सामने सिंपल बना के पेश करूँ। ठीक है, अब हम परसेंटेज फाइनल को कैलकुलेट करते हैं हमारे हाइड्रोमीटर के केस में। अब जैसे हमने पिपेट मेथड में परसेंटेज फाइनल को कैलकुलेट किया था एम डी बाई वी पी डिवाइडेड बाय एम बाई वी इंटू 100, ठीक है, वैसे ही हम इसमें भी कैलकुलेट करते हैं। पर इसमें एक दिक्कत आ जाती है हमारे पास, वो क्या कि उसमें तो हमें वॉल्यूम ऑफ पिपेट पता था कितना 10 ml, ठीक है, कि हमारी सॉइल सस्पेंशन की वॉल्यूम कितनी आई। फिर हमने ये देख लिया था कि उसमें सॉलिड्स कितने हैं, वो हमने एमडी को डिनोट कर दिया था उससे, तो एम डी बाई वी पी हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिर डिवाइड बाय एम बाई वी इंटू 100 करके हमने कैलकुलेट कर लिया था हमारा परसेंटेज फाइनल कैसे आएगा, पिछले लेक्चर में हमने किया। इसमें पर ये एक प्रॉब्लम है कि जो वॉल्यूम ऑफ पिपेट 10 ml वहां पर गिवन था, वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल सस्पेंशन हमने लिया हमारे सैंपलिंग के लिए वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पता ही नहीं है। यहाँ पर तो हमने सिंपली अपने हाइड्रोमीटर को सॉइल सस्पेंशन में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया जिसमें सॉइल है, तो पता ही नहीं है इसमें कितना वॉल्यूम हम कंसीडर करें। तो क्या करें, हम ऐसे अपने एनालिसिस को सिंपल करने के लिए हम इसमें एक 1 ml का सॉइल सस्पेंशन ले लेते हैं, उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना md आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 1 ml का सॉइल सस्पेंशन हो उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने md होगा उसमें। ठीक है, और उस md को हम रिलेट कर लेते हैं जो हमने RH निकाला ना, फिर हम क्या करते हैं, हम डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन कैलकुलेट करते हैं, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज इक्वल टू 1 प्लस RH बाय 1000 होगा। ठीक है, उससे फिर हम ये दोनों चीज़ों को इक्वेट करके परसेंटेज n का एक रिलेशन निकाल लेते हैं। वो पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, दैट इज जस्ट लेबोरियस वर्क, उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं आती, बस ये है कि पन्ने पर जाएंगे। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं लेते। तो 1 ml का सॉइल सस्पेंशन हम कंसीडर कर लेते हैं, उसमें हम md कितने हमारे सॉलिड्स होंगे उसको हम md से नोट कर लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, एंड दैट इज देन इक्वेटेड टू 1 प्लस RH बाय 1000 जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था। तो फिर उससे हम जो md बाय vp था जो ऊपर आ रहा था पिपेट एनालिसिस के केस में, उसको हम निकाल लेते हैं कि वो कितना आएगा हमारे हाइड्रोमीटर एनालिसिस के केस में, और नीचे m बाई वी वो तो वैसे ही रहता है, इंटू 100 वो तो आएगा ही, तो उससे हमारा परसेंटेज फाइनल आ जाता है। कितना आता है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट पढ़ने भरने वाली बात है इस केस में तो वो, ठीक है, वो उसके रिलेटेड कभी दूर दूर तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दूर दूर तक उससे थोड़ा टच करता हुआ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, किसी भी एग्जाम में लगा लो आप, तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख रहा हूं क्या, परसेंटेज फाइनल
जो मैं परसेंटेज n से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं परसेंटेज फाइनर, वो क्या आ जाता है इन टर्म्स ऑफ RH हाइड्रोमीटर रीडिंग, दिस इज इक्वल टू RH बाय 1000 इंटू G बाय G-1 बाय M बाय V इंटू 100 ऑफ कोर्स, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट तो इंटू 100 तो वो तो आ ही जाता होता है। तो दिस विल बी परसेंटेज फाइनर RH बाय 1000 इंटू G बाय G-1 डिवाइड बाय M बाय V इंटू 100। M जितना हम इनिशियली इस केस में हाइड्रोमीटर वाले केस में मास ऑफ सॉइल लेते हैं, ये आपको पता है कि 24 to 60 ग्राम लेते हैं हम हाइड्रोमीटर के केस में, और वॉल्यूम हम टोटल 1000 ml कंसिडर करके चलते होते हैं, राइट ये चीज़ें आपको पता है। तो ऐसे हम परसेंटेज फाइनर हमारे हाइड्रोमीटर के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं। पर ये परसेंटेज फाइनर है तो सही, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, किस साइज के कॉरस्पॉन्डिंग है ये परसेंटेज फाइनर? सेम जो हमने पिपेट एनालिसिस में किया था। पिपेट एनालिसिस में हमने क्या किया था, एक एंड में एक रिलेशन बना लिया था, D इक्वल टू K रूट ऑफ HE बाई T बनाया था रिलेशन, वो इसमें होगा। हम इसमें उसमें हम डिफरेंट टाइम पे पिपेट एनालिसिस में अपना सैंपल लेते थे, यहां पर हम डिफरेंट टाइम पे हाइड्रोमीटर की रीडिंग RH को लेंगे, ये है डिफरेंस। HE ये आपको कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया, कैलिब्रेशन से निकालना है। पहले कैलिब्रेशन करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करेंगे तब सीधा RH को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेसिस पे हम HE निकालेंगे। क्यों, कैलिब्रेशन पहले से की हुई है RH और HE के बीच में, RH को देख के HE निकालेंगे, उस HE को यहाँ पर पुट करेंगे। HE को पुट किया, टाइम हम खुद नोट कर रहे हैं, HE बाई T आ जाएगा। K आपको पता है कांस्टेंट था, कितना था, यू नो K वॉज अंडर रूट ऑफ 18 म्यू बाय G-1 गामा W। ये हमने किया था पिपेट एनालिसिस में, सेम चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो दिस विल बी द डाया, दिस विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहां पर परसेंटेज फाइनर को कैलकुलेट करोगे। अलग अलग टाइम पर RH हाइड्रोमीटर की रीडिंग बदलती रहेगी, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग परसेंटेज फाइनर आते रहेंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइनर RH पे डिपेंड कर रहा है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग RH आते रहेंगे, अलग अलग परसेंटेज फाइनर आते रहेंगे, और वो परसेंटेज फाइनर होगा जो उस कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा साइज ऑफ द पार्टिकल होगा। तो इस साइज ऑफ द पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपना एक परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट कर लूंगा, और ऐसे डिफरेंट साइजेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके डिफरेंट परसेंटेज फाइनर आ जाएंगे। डाया ऑफ पार्टिकल या साइज ऑफ द पार्टिकल आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, उस साइज के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहां से परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करोगे, फिर अलग टाइम पर आप साइज ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करोगे, उसी टाइम पर आप परसेंटेज फाइनर को कैलकुलेट करोगे। इसी तरह आप बारी बारी करते रहोगे, और डाया या साइज ऑफ द पार्टिकल और कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर की आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उस लिस्ट का हम क्या करेंगे ये हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, राइट। अब अगले लेक्चर में हम पहले जो हमने हाइड्रोमीटर रीडिंग नोट की है उस पर कौन कौन सी करेक्शन लगाते हैं उसको देखेंगे, फिर आगे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को स्टडी करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।